हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिवम भारद्वाज एंड वेलकम टू स्टडी कार्ड। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का जिस्ट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी को पहले एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद उसके जो नोट्स है, जो रिक्वायर्ड है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो बनाने जा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, यस, चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड द टॉपिक इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम पैराग्राफ वाइज बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, राइट। सो सबसे पहले, have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animal? Or why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant? So ये तो basic है, so you don't need to go in details of this, of course, there is nothing to explain. फिर क्या है, next para, given that they do, are the offspring identical to their parents, or do they have differences in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other और sometimes even so different? तो ये दोनों पैरा में एक्चुअली क्या इन्होंने समझाया हुआ है, इन दोनों ही पैरा में दे हैव ट्राइड टू टेल यू, पहली चीज जो ये है कि एक स्पीसीज हमेशा एक दूसरे के जैसी दिखती है। मैंगो प्लांट मैंगो जैसे दिखेंगे, वो बबूल प्लांट की जैसे नहीं दिखेंगे, या फिर एलिफेंट का बेबी एलिफेंट जैसा दिखेगा, मंकी जैसा नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस। हम धीरे धीरे सब समझेंगे, ओके। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस, जिसे हमें समझना है। दूसरी चीज जो इन्होंने दूसरा पैरा में जो इन्होंने अभी बोला है, सो दे हैव मेंशन्ड कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एक दूसरे के जैसे नहीं है। इवन इन सेम स्पीसीज जो अपने ऑफस्प्रिंग हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन है, ओके, कोई ना कोई वेरिएशन है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी इतनी डिटेल्स में नहीं जाते और आई डोंट थिंक इन पे कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अब हम जाते हैं थर्ड पैरा पे, जिसपे एक्चुअल में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई रीड द होल पैरा। These and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. तो पहली लाइन में इन्होंने ये बोला है कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन को हम साइंटिफिकली जब पढ़ते हैं एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस as well as the variation of characters from parents to offspring. So here जेनेटिक्स की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई, साथ साथ हमें ये समझना है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, ओके, इनहेरिटेंस और व्हाट इज वेरिएशन। तो बेसिकली व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहां तक समझ में आया। अब क्या है जो इनहेरिटेंस है, क्या है ये एक्चुअली? इनहेरिटेंस जो हमारा होता है दैट इज अ प्रोसेस। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है, एक बहुत ही थिन लाइन है बिटवीन इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, ओके। सो इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस बाय विच द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर अकर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, एंड हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, transfer of traits from, or the transmission of traits from parents to the progeny, that is heredity. तो याद रखिए, जब भी प्रोसेस आएगा, प्रोसेस इज बेसिकली द इनहेरिटेंस, और जो ये इनहेरिटेंस है, जो ये प्रोसेस है, दैट इज द बेसिस ऑफ योर हेरिडिटी। सो इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेरिएशन क्या है, ये एक प्रोसेस है और ये बेसिस बनता है हेरिडिटी का। आगे हम पढ़ते जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब वेरिएशन क्या हुआ स्टूडेंट्स? वेरिएशन बेसिकली क्या है? इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ओके। वो डिग्री, जो अमाउंट है जिससे कि बच्चे अपने पेरेंट्स से डिफर करते हैं। कई बार बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, कई बार वेरिएशन थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज स्टिल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें क्या बोला गया है? ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. They exploited the variations that were naturally present in the wild populations of the plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters. For example, through artificial selection and domestication from ancestral
Wild cows. We have well-known Indian breeds, that is Sahiwal cows in Punjab. We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena. अब मैं ये explain करूँगा, मैंने पूरा पढ़ दिया है so that you just go through this with me. अब देखिए क्या बोला गया है कि आज से मतलब 8000 से 1000 बीसी पूर्व भी ये माना जाता था कि वेरिएशन हो रही है ना, वो किसी उसका रीजन कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो कॉज ऑफ वेरिएशन was hidden in sexual reproduction. Okay, they exploited the variation. Now important question यहाँ पे जो बन सकता है कि जो वेरिएशन पहले नेचुरली प्रेजेंट थी उनको एक्सप्लोइट किया गया और एक नए प्लांट्स या फिर नए एनिमल्स बनाए गए बाय ब्रीडिंग जो कि हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए थे उनके अकॉर्डिंग. तो जो हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन को एक्सप्लोइट करते हुए, वेरिएशन एक पर्टिकुलर फिनोमेना है जिसको मतलब जो जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट प्लांट्स में या डिफरेंट एनिमल्स में जो हमें अच्छे लग रहे हैं वो लेके हमने ब्रीड कराया सो दैट डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ जाए. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दिया है एंड दिस एग्जाम्पल कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, दो चीजें हुई है. आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ है, साथ साथ डोमेस्टिकेशन हुआ है एंसेस्ट्रल काउस का, राइट, वाइल्ड काउस का. और जो वाइल्ड गायें थी उनको डोमेस्टिकेट किया गया, ठीक है, और उनको क्या बना दिया गया, इंडियन ब्रीड बनाई गई जो कि साहिवाल है, जो कि पंजाब में देखी जाती है. तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि साहिवाल काऊ कहाँ मिलती है, पंजाब में मिलती है. ये कैसे बनी, एक्चुअली ये वाइल्ड काउस थी और ये वाइल्ड काउस बाद में डोमेस्टिकेशन के थ्रू एज वेल एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू इनको साहिवाल काउस बनाया गया. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हमने इसको मार्क भी किया है. साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन, हमारे एंसेस्टर्स को पता था लेकिन उनको बहुत कम आइडिया था अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनोमेना. मतलब उनको ये तो पता था कि वेरिएशन वगैरह करके ब्रीडिंग वगैरह करके आप बेटर डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि साइंटिफिकली कैसे उसको फिनोमेना को एक्सप्लेन करा जाए या फिर उसका फंडामेंटल्स नहीं पता था. तो अब हमारा शुरू होता है पहला जो हेडिंग है, दैट इज जो टॉपिक बोलेंगे हम, दैट इज द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, तो हुआ क्या, आई विल जस्ट रीड इट थ्रू एंड देन विल कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. पूरा पैरा पढ़ लेता हूं. जो मेंडल्स लॉज हैं inheritance के, okay, so it was during the mid 19th century that headway was made in the understanding of the inheritance. ग्रेगर मेंडल, जिसे हम ग्रेगर जॉन मेंडल भी बोल सकते हैं, who is the father of classical genetics, conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years 1856 to 1863 and proposed the laws of inheritance in living organisms. अब यहाँ तक हम एक बार पढ़ लेते हैं. क्या बोला गया कि पहले वाले हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको मालूम नहीं था कि साइंटिफिक बेसिस क्या है इस फेनोमेना का. इसलिए क्या हुआ कि मिड 19th सेंचुरी में, अगर हम बात करें मिड 19th सेंचुरी की स्टूडेंट्स, तो मिड 19th सेंचुरी में पहली बार ऐसा क्रेज आया जिसे हम बोले कि हम अंडरस्टैंड करेंगे इनहेरिटेंस को. तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ओके, वो लगभग अराउंड 1822 में उनका दिस थिंग 1856 टू 1863 सॉरी. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गार्डन पी पे 7 साल तक. अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, एक तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए और पहली साइंटिफिक स्टडी करी जिसे हम बोल सकते हैं, और किस पे की, गार्डन पी पे. गार्डन पी क्या है अपना, पाइसम सताइवम. कब तक की, 7 ईयर्स तक. स्टूडेंट्स किसी किसी बुक्स में 6 ईयर्स दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में अगर 7 ईयर्स दिया है तो यू हैव टू फॉलो 7 ईयर्स ओनली, 1856 टू 1863. और उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो हुआ क्या, during Mendel's investigations into inheritance pattern, it was for the first time that the statistical analysis and mathematical logics were applied
to problems in biology. Now ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैथमेटिशियन ने एक मैथमेटिकल लॉजिक्स लगा के या फिर बायोस्टैटिकल प्रिंसिपल्स लगा के उन्होंने क्या करा, उन्होंने पता लगा लिया, एक प्रॉब्लम सोल्व की जो कि बायोलॉजी की प्रॉब्लम थी, यानी कि मैथमेटिकल लॉजिक बायोलॉजी में लगा दिया। ठीक है, अब जो उनका सैंपल साइज था, मतलब जो भी उन्होंने स्टडी की थी, तो उन्होंने एक दो प्लांट पे नहीं की, उन्होंने सैंपल के तौर पे बहुत सारा लार्ज सैंपल साइज रखा, which gave greater credibility to the data that he collected. Okay, also the confirmation of his inferences from experiments on successive generation of his test plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ क्या, ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन उन्होंने क्या किया, पहला तो मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो अपना साइज लिया था, उन्होंने जो साइज लिया था वो काफ़ी क्या बोलते हैं, सैंपल साइज बड़ा ले लिया, राइट। तो बड़ा ले लिया, ठीक है, फाइन। साथ साथ में इसके क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने बड़ा सैंपल साइज लिया तो बहुत सारे सैंपल साइज पे बहुत सारे पी प्लांट्स पे उन्होंने स्टडी की, और इसलिए उनका जो डेटा था वो क्रेडिबल माना गया। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको दोबारा से भी रिवाइज करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसे हम कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं बोलूंगा द कंफर्मेशन ऑफ इस इनफेरेंसेस, उन्होंने जो भी रिजल्ट्स निकाले उसका कंफर्मेशन कब आया, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स, और उसने प्रूव किया कि जो मेंजल के रिजल्ट आ रहे हैं, जो उनके इन्फ्रेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो कोई तुक्का नहीं है। ओके, इट इज नॉट एन अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया, बट इट इज अ जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसमें उनको जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बोल दिया गया, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, या फिर मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी इनको बाद में बोला जा सकता था। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ इनहेरिटेंस तो हम बोल ही सकते हैं। तो क्या बोला कि जो कंफर्मेशन हुआ इनके इन्फेरेंसेस का, वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। किस पे किया गया, बहुत सारी जनरेशंस पे किया गया, उनके टेस्ट प्लान जो कि ऑब्वियसली पी थे उन पे, राइट। उसके अलावा Mendel also investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits. तो उन्होंने क्या लिया था, दो opposing ट्रेट्स लिए थे, दो अपोजिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, जैसे कि टॉल प्लांट या फिर ड्वार्फ प्लांट, येलो या फिर ग्रीन सीड्स। ओके, सो दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस व्हिच वाज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचर ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन देम। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि उन्होंने क्या किया था कि कॉन्ट्रास्टिंग, सिंपल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पढ़े थे, उससे क्या एक एक्सपेरिमेंट का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बन गया, हैफेजार्ड नहीं हुआ। अगर एक साथ 10-10 वो पढ़ लेते, ठीक है, किसी भी जो पहले साइंटिस्ट थे वो 10-10 ही साथ साथ पढ़ रहे थे, तो वो कुछ भी आइडिया पे आ नहीं पाए, सिंप्लिसिटी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि स्पेशली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए एंड इट बिकेम अ फ्रेमवर्क। अच्छा, बेटर फ्रेमवर्क बन गया, एक सेटअप हुआ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स जिन्होंने गवर्न किया इनहेरिटेंस को। तो याद रखिए, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स जो कि गवर्न करता है इनहेरिटेंस, दैट विल कम फ्रॉम व्हाट, दैट विल कम from the contrasting character, but at the same time confirmation of the inferences from the experiment that pointed out to the general rules of inheritance. तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, now we'll go to the next paragraph. Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiments using several true breeding pea lines. तो मेंडल ने कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट और उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया, जिसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों भी एक इंपॉर्टेंट ये है कि भाई सिनोनिम्स हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, कभी एग्जाम में पूछा गया। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स हैं या पी लाइन्स है, वो क्या होता, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन shows the stable trait inheritance and expression of for several generation. So तीन चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहले तो हम ये पी लाइंस की ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस बनाएंगे कैसे,
वो कैसे बनाएंगे, बार बार उसको सेल्फ पोलिनेट करिए, एक प्लांट लीजिए उसको बार बार सेल्फ पोलिनेट करिए, जो फाइनली 3-4 जनरेशन के बाद जो आपको प्लांट मिलेगा वो स्टेबल होगा, किसमें, ट्रेट इनहेरिटेंस में, और साथ साथ एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन भी आएगा उसमें। मान लो कोई आपने बार बार सेल्फ पोलिनेट करके एक ड्वार्फ प्लांट प्योर बना लिया, तो वो सेवरल जनरेशन तक ड्वार्फ ही रहना चाहिए और बहुत रहेगा भी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस, वो प्लांट जो बार बार सेल्फ जनरेटेड हुए और वो मल्टीपल जनरेशन तक, सेवरल जनरेशन तक सेम कैरेक्टर शो करेंगे। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, इसे याद कर लीजिए, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज आया था जो कि पेयर्स में लिया गया था, विच वाज सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सिलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल सीड, ये मालूम है, येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड ग्रीन और येलो पोड्स, कंस्ट्रक्टेड, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड ग्रीन और येलो पोड्स, एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स। तो ये भी हम एक बार फटाफट पढ़ लेंगे। एक्चुअली आई हैव मेड अ निमोनिक to remember the contrasting characters, so you can find this mnemonic attached to the video and you can click on the tag here on the video and you can get the mnemonic, right? So फटाफट देख लेते हैं contrasting traits studied by Mendel in P, जो हम देखते हैं स्टेम हाइट होता है टॉल, डोमिनेंट, ड्वार्फ, आपका रिसेसिव, फ्लावर कलर हुआ वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल आपकी हुई दिस थिंग रिसेसिव, पोड शेप इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड, पोड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। सो अब तक हमने पढ़ लिया पहला टॉपिक 5.1 मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और उसमें हमने फटाफट देखा कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सब हाईलाइटेड हैं। अब उस पे बेस्ड हम फटाफट एक बार नोट्स और देख लेते हैं, जिससे कि हम जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा सम अप कर पाए, राइट? सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द नोट्स। जेनेटिक्स, डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जेनेटिक्स क्या है, इट डील्स विद टू थिंग, वन इज इनहेरिटेंस एंड अनदर इज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स दैट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। दिस इज क्लियर? नाउ इनहेरिटेंस को अगर हम पढ़ें तो इनहेरिटेंस इज नथिंग बट इट इज द, इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रोसेस है, ओके, इट इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। Inheritance is basis of heredity, actually it is the basis of heredity। फिर आ जाओ, ये हेरिडिटी का बेसिस कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या है, तो वो इनहेरिटेंस याद रखिएगा। फिर आता है वेरिएशन, वेरिएशन क्या है, इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एंड दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इस वेरिएशन की, वेरिएशन का क्या है कि जो ह्यूमन है उन्होंने वेरिएशन फेनोमेना को ही एक्सप्लॉइट किया, जो कि प्रेजेंट था वाइल्ड प्लांट्स में और वाइल्ड एनिमल्स में, और उनको सिलेक्टिवली ब्रीड किया so that they can get the desirable characters. So presented in wild plants and animals and selectively breeded them to obtain organisms with desirable characters. So example is Sahiwal. जो साहिवाल है that is a popular cow breed of Punjab, and ये कैसे result हुई, it is a result of selective breeding as well as domestication of wild cows। so ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमेशा एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नीट एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर योर एग्जाम। तो पहला जो हमारा पैरा था दैट इज 5.1 मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आ जाइए। सो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सटाइवम, याद रखिए गार्डन पी एंड नॉट स्वीट पी, एंड 7 years तक किया था 1856 टू 1863। सो ये सब वही चीजें जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। अब फटाफट देखिए मेरिट्स ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की क्या क्या मेरिट्स थी, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिक सप्लाई किए थे ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी, ओके। उन्होंने क्या किया था, लार्ज सैंपल साइज किया था, तो इसलिए उनका डेटा थोड़ा क्रेडिबल बोला जा सकता था कि ऐसे हवा में नहीं है, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था सक्सेसिव जनरेशन ऑफ टेस्ट प्लांट्स में, उससे उनके इन्फ्रेंसेस या उनके जो पोस्टुलेट्स हैं वो कंफर्म हुए थे।
एंड उन्होंने जो भी ये कंफर्म हुए थे, बार बार जो इन्फ्रेंसेस निकाले थे, उन्होंने फर्दर जनरेशन तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे ये कंफर्म हुए। तो यानी कि जो रिजल्ट आया उसने पॉइंट आउट किया कि ये हवा में बात नहीं है, इट्स नॉट अ सब्सटेंशिएटेड आइडिया, बट दैट इज द जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो ही लेड आउट द रिजल्ट्स, लेड आउट द general rules of inheritance. He studied one character at a time, took 7 pairs of the contrasting characters, allowing him to set up a basic framework of rule governing inheritance. So basically जो basic framework आपका बना है वो इसलिए बनाया कि उन्होंने 7 pairs of कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको मिल गए थे और बहुत ही इजीली उन्होंने एक एक कैरेक्टर को पढ़ा और बेसिक फ्रेमवर्क बना लिया, राइट। उन्होंने यस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, वो उन्होंने कंडक्ट किया। ओके, एंड उन्होंने बहुत सारे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ली, और कितनी ली? उन्होंने ली है 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ली, जिन पे उन्होंने स्टडी की। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स होती क्या है स्टूडेंट्स? पहली चीज, दे अंडरगो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा, दे शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। और तीसरा, दे शो स्टेबल एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। यानी कि टू ब्रीडिंग लाइंस जो हम अगर ले रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं होमोजाइगस प्लांट या प्योर प्लांट, उसमें क्या होता है कि वो लंबे टाइम तक, मतलब सेवरल जनरेशन तक वो प्योर ही रहने वाले हैं। अगर आपने प्योर टॉल लिया तो कितनी बार भी आप उनका रिप्रोडक्शन करो तो लंबे टाइम तक वो सेवरल जनरेशन तक स्टेबल एक्सप्रेशन ही देंगे, उनके ट्रेट्स भी स्टेबल रहेंगे, साथ साथ दे विल गो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन। तो ये सब तो हुआ नोट्स ऑफ द एनसीईआरटी। एक बार हमने फटाफट एनसीईआरटी पढ़ ली और जो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने यहाँ पे इन नोट्स में पढ़ लिया। अब आती है बारी फटाफट, एक निमोनिक है जो कि इस वीडियो के साथ मैं टैग कर रहा हूँ, तो उसी से आप फटाफट देख लीजिएगा ये। तो दिस इज स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट, फ्लावर पोजिशन एक्सियल एंड टर्मिनल, पोड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड रिंकल्ड एंड सीड कलर येलो ग्रीन। नाउ जहाँ पे याद करने वाली बात ये है कि जो ये सीड कलर होता है वो येलो डोमिनेंट है, जबकि जो आपका पोड कलर होता है वो ग्रीन डोमिनेंट होता है। ये एक चीज है जो हम याद कर सकते हैं। और जो निमोनिक है वो है ग्रेविटी, ठीक है, इससे रिलेटेड आप वीडियो देख लेना तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा फटाफट अगर हम देखें, सीड शेप डोमिनेंट राउंड, दिस इज रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन, flower color violet, white is recessive, pod shape full and constricted, pod color ग्रीन एंड येलो। याद रखिएगा जो पोड शेप है उसको इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं, इन्फ्लेटेड भी डोमिनेंट होता है। ओके, फिर आ जाओ फ्लावर पोजीशन। नाउ ये फ्लावर पोजीशन अगर आप देखो तो जो एक्सियल फ्लावर पोजीशन है स्टूडेंट्स, वो एक्सियल फ्लावर पोजीशन इज डोमिनेंट। उसका मतलब क्या है कि जो आपके फ्लावर्स हैं वो स्टेम की साइड से बन रहे हैं, साइड से उग रहे हैं, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहे। अगर फ्लावर्स आपके टर्मिनेट हो जाते हैं एट द एंड, ओके, यहाँ पे आपका फ्लावर बन जाता है और आगे स्टेम बढ़ना टर्मिनेट हो जाता है, तो इसे बोलेंगे टर्मिनल। तो टर्मिनल हमेशा ड्वार्फ आपका रिसेसिव रहेगा, जबकि एक्सियल आपका डोमिनेंट रहेगा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस विच कैन बी, जो सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। पहला टॉपिक मेंडल्स, जो हमने पढ़ा है अभी, पहला पूरा पैराग्राफ, तो उस पे ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स प्राइमरीली डील्स विद, तो हमें मालूम है इट डील्स विद टू थिंग्स, वन इज योर इनहेरिटेंस एंड द सेकेंड वन इज योर वेरिएशन। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ 1 एंड 2। फिर जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में, सो इनहेरिटेंस हमें मालूम है, इनहेरिटेंस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स। सो ए के साथ हम मान सकते हैं 1 होगा, दिस इज पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। दूसरा जो आपका बना हेरिडिटी, it is the passing of traits from parents to offspring, and this is the difference between heredity and your inheritance. Inheritance process है, जबकि heredity passing of traits from parents to progeny है। और inheritance एक और चीज है, inheritance क्या है आपका? basis of heredity। तो A1 A3, this is also basis of heredity as well as process of passing of characters।
फिर तीसरा जो आपका वेरिएशन है, दिस इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन, सी इज गोइंग टू बी योर फोर्थ, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। ओके, सो दैट इज दिस थिंग। तो अगर आपको ऑप्शन दिए जाते तो एक कोई ऑप्शन ये होता है A1, B2, A3, C4, दैट वुड बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन। लाइन लिखिए एनसीईआरटी की, ह्यूमन इज अवेयर सिंस 8000 टू 1000 BC दैट पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स इज लिंक्ड विद रिप्रोडक्शन। सो ये 10,000 नहीं है, ये 1000 है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। He selectively breed to get the animal possessing desirable characters. In this whole course, human has exploited which entity of genetics? ओके, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि हमने आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करा के, या फिर हम ये बोल सकते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई है एक्चुअली, और अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स एज वेल प्लांट्स ले लिए। तो किस चीज को हमने एक्सप्लॉइट किया? हमने एक्सप्लॉइट किया है वेरिएशन को, जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं एनसीईआरटी में। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस एकदम से मतलब थोड़े टफ लगते हैं, बट एवरीथिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड आई कैन प्रॉमिस के कुछ भी नहीं छूटेगा आपका एनसीईआरटी से इफ यू सी दिस कंप्लीट सीरीज, राइट। अब आ जाइए क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साहिवाल। सो साहिवाल के बारे में हमने अभी अभी पढ़ाई है। ये एक तो पंजाब में मिलती है, दिस इज फाउंड इन पंजाब। ओके, दूसरा, it's a result of artificial selection of wild breeds of cows and it's a result of domestication of wild breeds of cows। तो यानी कि ये दोनों ही चीजें हैं। it is result of selective breeding, और जिसे हम बोलते हैं artificial selection, as well as it is a result of domestication। so तीनों ही चीजें यहाँ पे करेक्ट है। सो आंसर इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट तो कोई नहीं है, तो आंसर इज गोइंग टू बी 4, नन ऑफ दी अबव। अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है 5.1 हेडिंग से, दैट इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, पैराग्राफ 1, पेज 70। ओके, सो द आइडिया अबाउट साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर एक्चुअली बिगेन टू बी सॉल्व इन। तो हमने जैसे देखा है कि हमारे जो एंसिस्टर्स थे उनको मतलब एक्चुअल फिनोमेना नहीं पता था, एक्चुअल साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पता था। तो ये कब आया, ये कब शुरू हुआ इसकी ढूंढने की? जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, दैट इज मिड 19th सेंचुरी। फिर आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन डैश बिटवीन। सो हमें मालूम है किसने किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। क्या किया है? कंडक्ट किया है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सटाइवम, जिसका नाम होता है हमारा गार्डन पी and it was done between 1856, 7 साल के लिए किया गया था, तो 1863। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर, राइट। सो आंसर इज गोइंग टू बी जीजे मेंडल, देन यू हैव गार्डन पी 1856 to 1863, आंसर इज गोइंग टू बी 2। फिर आ जाइए नेक्स्ट, अगेन you can find it in the paragraph 1, page 70. Which of the following proved that Mendel's results pointed to general rules of inheritance? याद रखिए, general rules of inheritance किसने प्रूव किया था rather than being a unsubstantiated idea? तो उसका एक रीजन था, जो हमारा कंफर्मेशन हुआ था इन्फ्रेंसेस का फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट हैज प्रूव्ड that these are going to be general rules of inheritance. So answer is going to be straight away 3. Okay, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है स्टूडेंट्स को, ये ध्यान रखिएगा। What allowed Mendel to set up a basic framework? Basic framework of rules governing inheritance किसकी वजह से आया? Simply studying contrasting characters. हमने देखा है कि 7 pairs of characters उन्होंने पढ़े थे। So studying contrasting characters has helped Mendel to set up a basic framework of rules governing inheritance. Now the next one, identify the recessive character. It should not be dwarf, it should be recessive. ये मेरी थोड़ी आदत है एक्चुअली, मैं recessive क्योंकि dwarf होता था ना, तो उसको हमेशा dwarf ही बोल देता हूँ। तो we have to find out the identify the recessive character. So if you see here it is A, it is B, right? If you see here, it is not terminating, flower is not terminating, it is basically an axial form. While if you see here, it is going to terminate at the top and it is the terminal form. And we know that the terminal form
is going to be the dwarf character. So answer B is going to be not dwarf, recessive character. So answer B is going to be the recessive character. Now, which of the following is incorrect about true breeding lines? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो हमें पता है ट्रू ब्रीडिंग लाइंस हमने अभी पढ़ा है, दे अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, यस, तभी हम ऑब्टेन कर पाएंगे उनको। दे शो स्टेबल ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही। दे शो स्टेबल कैरेक्टर एक्सप्रेशन फॉर वन जनरेशन, नो, दे शो स्पेशल योर स्टेबल कैरेक्टर एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस, तभी तो हम ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ला रहे हैं। सो आंसर द इनकरेक्ट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन थर्ड। Now coming to the last one, okay. So how many true breeding varieties did Mendel choose for his experiments? So answer is going to be straight away, that is 14. Okay, he chose 14 true breeding varieties for his experiments on pea plant. Okay, so guys, this was about the first topic. We'll be bringing up the next video also, that is about the second topic, right? So we are launching a course, and we have a course on www. I'll just write it better, www.studycart.com.pro actually. Okay, you can log on there and you can join our free courses, and you can find a lot of material for your 2023 examination. Okay, have a nice day. Thank you.